वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को जैसे विदित है, आज से हम लोग नया बैच शुरू कर रहे हैं और आज आपके समक्ष पहली जो जीएस की पहली वीडियो है वो आप लोगों के सामने आ रही है। जीएस में हम लोग स्टैटिक जीके सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। क्या स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं और स्टैटिक जीके में फाइल जीके जो फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट की है उस पर हम लोग काम करेंगे। तो सभी बच्चे साइलेंट होके चीज़ों को समझते चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ जीके फाइल जीके का पहला सवाल। सब बच्चों के पास फाइल होनी चाहिए और उसमें आप लोग ये चीज़ें नोट करते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आया होगा, कहता है किसी राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। सवाल जनरली जब हम लोग एसएससी वगैरह का पेपर देने जाते हैं तो लगभग इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। एसएससी जीडी जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आया, किसी राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। तो आप समझ लीजिए, भारत में जो राज्यों का निर्माण करेगा वो कौन करेगा? संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। संसद के बिना राज्यों का निर्माण नहीं हो सकता। तो संसद कितनी चीजों से मिलकर बनी है आप सब लोग समझ सकते हैं। संसद किससे बनती है? संसद किससे बनती है? तो संसद बनाने के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। नंबर 1 पोजीशन पे होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। नंबर 2 पर होता है लोकसभा और नंबर 3 पर होता है कौन भैया? राज्यसभा। नंबर 3 पर होता है राज्यसभा। नंबर 1 पर राष्ट्रपति, नंबर 2 पर लोकसभा, नंबर 3 पर राज्यसभा। डियर स्टूडेंट, हमारा विषय जो है, सवाल ये है, मैं ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, कि थोड़ा सा नॉलेज आपको होती चली जाए, आपको पता लग जाए, ये होती है सेंटर पे। किस पे होती है? देश के लेवल पर। किसके लेवल पर होती है? कई सारे विद्यार्थियों को इसके विषय में पता नहीं होता। ये बात होती है देश के लेवल पर। क्लियर? अगर हम लोग यही बात करें किस पे? स्टेट के लेवल पे, तो स्टेट के लेवल पर होती है संसद की जगह विधानसभा। विधान मंडल कह सकता हूं, मंडल, विधान मंडल। अब इस विधान मंडल की अगर हम बात करें तो विधान मंडल किस किस से मिलकर बनता है, क्योंकि ये नॉलेज में नहीं होता। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यार ये विधानसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, संसद क्या होती है, सिखा रहा हूं। विधानमंडल की बात करूं तो टॉप पे होता है राज्यपाल, नंबर 2 पे होती है विधानसभा और नंबर 3 पर होता है विधान परिषद। अब आपको बताऊं, अगर किसी किसी राज्य का निर्माण करना है तो कौन निर्माण करेगा? ये संसद करेगी। ये कौन करेगी? संसद करेगी। अगर किसी जिले का निर्माण करना है तो कौन करेगा? विधानमंडल करेगी। कौन करेगा? विधानमंडल करेगा। विधानसभा ये एक प्रोसेस होगा, नोटिस द्वारा ही बना दिया जाएगा। यहाँ इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब विधानसभा में उसको पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर होगी बात? तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? किसी राज्य के निर्माण, सीमा में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, इसकी बात कर रहे हैं। तो उसको कौन करता है? संसद करती है। अब ये बात कहाँ उल्लेखित है? यह बात उल्लेखित कहाँ है? इस पे हम लोग बात करेंगे आपके साथ कि भाई यह बात हमारे संविधान में उल्लेखित कहाँ है कि संसद ही क्या करेगी? किसी राज्य का निर्माण करेगी। तो अगर आप लोग देखें, हमारे संविधान का जो भाग 1 है, कौन सा है? भाग पहला है। हमारे संविधान का भाग जो पहला है और जिसका वर्णन आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है। भाग 1 और आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है। वो अगर आप जाने, इसमें लिखा है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये लिखा है, राइट। तो संघ का मतलब हमारा भारत। संघ क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक। और उसका राज्य क्षेत्र मतलब हम जहां रह रहे हैं, ये इसका क्षेत्र के विषय में हमें किस में मिला? कि भाग 1। अगर कोई निर्णय लेना होगा यहां लिया जाएगा। आर्टिकल 1 में सेम बात लिख रही है।
अगर यहां हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 2 की, आर्टिकल नंबर 2 की, यह बात बिल्कुल पहले आर्टिकल में अनुच्छेद नंबर 1 में सेम बात लिख रही है। अगर अनुच्छेद नंबर 2 की बात करें, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। अब आप लोगों को हिंदी भी मजबूत होनी चाहिए। अगर आप लोग जीएस पढ़ रहे हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश से एक चीज मजबूत होनी चाहिए, इस बात का अर्थ पता होना चाहिए। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, आप लोग फील करिए, प्रवेश का मतलब भारत का तो था नहीं, दूसरे देश से आकर प्रवेश करना चाह रहा है भारत में। स्थापना का मतलब हमने उसको स्थापित कर दिया, जबरदस्ती जीत का अपना देश बना लिया, अपने राज्य में, अपने देश में शामिल कर लिया। तो ना तो हम लोगों ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमणकारी हम लोग रहे, ना हमने किसी दूसरे देश का हिस्सा अपने में मिलाने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन एक राज्य हुआ सिक्किम, कौन सा हुआ है? सिक्किम। सिक्किम की अगर मैं बात करूं, सिक्किम ऐसा राज्य था जो भारत में स्वेच्छा से मिलना चाहता था। 35वें संविधान संशोधन द्वारा, 35वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का सह राज्य बनाया गया, वहां की सरकार के अनुरोध पर, क्लियर। और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1975 में पूर्ण राज्य बना दिया गया। कैसा राज्य बना दिया? पूर्ण राज्य बना दिया गया इसको। किसको? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया, ठीक। तो आर्टिकल 2 में क्या कहा पढ़ा आप लोगों ने कि अगर कोई सा दूसरा देश भारत में शामिल होना चाहता है तो हम लोग उसको किस अनुच्छेद के तहत मिलाएंगे? अनुच्छेद 2 के तहत भारत में मिलाएंगे। क्लियर होगी बात बेटे? अनुच्छेद 2 के तहत भारत में इसको हम लोग मिलाएंगे। ऑल सेट। अगर हम लोग बात करें किस चीज की कि भाई इसका उदाहरण कौन है, तो उदाहरण मैंने बता दिया सिक्किम। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 3 की, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, एटीसी। तो यहां आप देखें नए राज्यों का निर्माण, इसका मतलब क्या हुआ नए राज्यों का निर्माण से? कि अपने ही देश के अंदर एक राज्य के टुकड़े करके नए राज्यों का निर्माण कर दें, सीमाओं में परिवर्तन कर दें। पहले उत्तरांचल होता था, उसको उत्तराखंड बनाया। पहले उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत होता था, उसको बाद में क्या बनाया? उत्तर प्रदेश। तो वो किस आर्टिकल के तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत होगा। किसके तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश में से किसका निर्माण कर दिया? उत्तराखंड का निर्माण कर दिया, तो वह अनुच्छेद 3 के तहत होगा। क्लियर होगी बात सर? इस तरह का उल्लेख हमें दूसरी जगह कहां मिलेगा? अनुसूची नंबर 1। कौन सी? अनुसूची नंबर 1, पहली अनुसूची। अगर हम बात करें, अगर बात करूं पहली अनुसूची, कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची की अगर बात की जाए, इस अनुसूची में क्या लिखा है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। जब तक कोई राज्य राज्य नहीं माना जाएगा, जब तक भैया अनुसूची नंबर 1 में उसका वर्णन ना हो। क्लियर होगी बात? यानी कि अगर उत्तराखंड राज्य बनाया तो उत्तराखंड की राजधानी, क्षेत्रफल, सारा काम मिलेगा अनुसूची नंबर 1 में मिलने वाला है। अनुच्छेद 1 के तहत, 3 के तहत तो गठन होगा, लेकिन उसका वर्णन आपको कहां मिलेगा? अनुसूची 3 में मिलने वाला है, सॉरी अनुसूची नंबर 1 में मिलने वाला। क्लियर होगी? तो पहला सवाल क्या आया? किसी राज्य के नाम में सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। मेरे विचार से ये सारी चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं। यस बेटे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये आया आपकी स्क्रीन पर। संविधान में राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लग चुका है? संविधान में राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लग चुका है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़े। देखो बच्चा लोग ध्यान से समझेंगे। यहां कहता है संविधान में राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लग चुका है, तो आपातकाल पढ़ा रहा हूं मैं एक तरीके से आपको। सवाल तो है कि संविधान में राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लग चुका है, तो बता दो 3 बार लग चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को पहले पढ़ाता हूं आपातकाल। कौन सा? आपातकाल।
इमरजेंसी। कितने प्रकार की इमरजेंसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां उल्लेखित है? इमरजेंसी कितने प्रकार की है और हमारे कहां उल्लेखित है ये चीज, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर बात करें इमरजेंसी की तो 3 टाइप, सॉरी, सबसे पहले बात करते हैं आपातकाल का प्रावधान। पॉइंट नंबर 1, आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यानी कि इसको लिया गया जर्मनी से। कहां से लिया गया है? जर्मनी से। जर्मनी के वाइमर नामक संविधान से इसको लिया गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, यह भाग 18 में है। भारतीय संविधान के कितने में है? भाग 18 में है। दूसरी बात, तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं तो यह आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक उल्लेखित है। पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करूं, पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करूं, आपातकाल 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो ये 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट, जर्मनी के बीमर नामक संविधान से लिया गया है। जर्मनी के बीमर, कहीं कहीं आपको बीमर संविधान मिलेगा और कहीं कहीं आपको वाइमर लिखा मिलेगा, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। बीमर या वाइमर, कोई घबराने वाली बात नहीं। और ये कहां मिलता है? हमारे संविधान के भाग 18 में मिलता है। आर्टिकल नंबर 352 से 360 से तक है। और कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, 3 टाइप्स ऑफ। अब इन टाइप पे चर्चा करता हूं। पहली टाइप, यानी कि आपातकाल का टाइप नंबर 1, उसको बोलते हैं भाई लोग राष्ट्रीय आपात। कौन सा? राष्ट्रीय आपात। कौन सा है ये? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय आपात कब, किन किन परिस्थितियों में लगेगा? राष्ट्रीय आपात किन परिस्थितियों में लगेगा? या तो आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या तो आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए। कौन सा? आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए, एक बात। नंबर 2, या विदेशी आक्रमण हो जाए, शत्रु देश का क्या हो जाए? आक्रमण हो जाए। 44वें संविधान संशोधन तक क्या था कि आंतरिक विद्रोह की संभावना हो, ठीक, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जाता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर क्या लिख दिया? सशस्त्र विद्रोह। शस्त्र के साथ विद्रोह होगा तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं भाई लोगों? राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। तो ही क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं, अगर सशस्त्र विद्रोह हो जा रहा है तो। क्लियर? 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये आर्टिकल, ये शब्द जोड़ दिया गया, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, 44वें संशोधन द्वारा। क्लियर होगी बात बेटे? 44वें द्वारा जोड़ा। और विदेशी आक्रमण तो सीधी सी बात है, अगर दूसरे देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो तुरंत क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगा। ये अब तक 3 टाइम लगा है। 3 बार लगाया गया है। जो मुख्य सवाल है, 3 बार इसको लगाया गया है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगाया गया। आपसे पूछेगा बताइए, जो सवाल ही है मूल कि संविधान में राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाएगा, कितनी बार लग चुका है? तो राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। ठीक, कब कब लगा है उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। ए पॉइंट अगर बात करूं, कब लगा है? पहला, सब लोग 1962 में क्यों लगा आपको पता होना चाहिए। भारत और चीन का युद्ध, भारत और चीन का युद्ध, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तब लगा। उसके बाद दूसरे टाइम, बी टाइम, 1965, कब? भारत और किसके बीच में युद्ध हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। सी टाइम,
उसके बाद युद्ध तो हुआ है 1971 में, जब भारत बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया, लेकिन वो बिना आपातकाल लगाए इसको क्या कर दिया गया था, रिकवर कर लिया गया था। क्लियर, बिना आपातकाल लगाए उस युद्ध को जीत लिया गया था। उसके बाद में सी आता है 1975, और यह लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। किसके? आंतरिक अशांति के आधार पर। इसी को कहते हैं इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई थी। इसी को कहते हैं इंदिरा गांधी द्वारा क्या लगाई गई थी, इमरजेंसी लगाई थी। ठीक, उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन आया, और 44वें संशोधन द्वारा क्या शब्द जोड़ दिया गया, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया। ये किसके आधार पर लगा दिया था, यहां शब्द आंतरिक अशांति के आधार पर, कि वो जेपी आंदोलन चलने वाला था, तो जेपी आंदोलन लगा, महसूस हुआ सरकार को, इंदिरा गांधी को, ये तुम्हारी तख्ता पलट देंगे, सत्ता पलट देंगे, तो उसने क्या किया, आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगा दिया, राष्ट्रीय आपात लगा दिया, और सभी राजनीतिक नेताओं को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। सभी राजनेताओं को कहां डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो भैया ये हुआ 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर 3 बार लगा। तो कौन कौन सी पोजीशन आई, सशस्त्र विद्रोह या विदेशी आक्रमण, कब कब लगाया गया, 3 टाइम लगाया गया। कहां के संविधान से लिया गया, जर्मनी। इसका दूसरा जो आता है पॉइंट, वो आता है राज्यों में आपात। राज्यों में आपात, राज्यों में आपात लगता है अनुच्छेद 300 नंबर 56। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपात लगाया जाता है। कितने के तहत भाई, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपात लगाया जाता है। अब मुद्दा यह आया कि राज्यों में आपात लगाने की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, राज्यों में आपात की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। मुद्दा यह आया भाई, राज्यों में आपात किस प्रकार से लगाओगे आप, किन परिस्थितियों में लगाओगे राज्यों में आपात। तो राज्यों में जो आपात लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा जब संविधान का अतिक्रमण हो रहा हो। संविधान का अतिक्रमण, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाएगा भाई। क्लियर, ये अब तक जो है जो लगा है अलग अलग राज्यों में कई कई बार लगता है। जो मोस्ट क्वेश्चन है इसका, यानी कि हम लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाला वो मोस्ट क्वेश्चन पहला तो ये है कि भाई सबसे पहले लगा था पंजाब में, सबसे पहले, और सबसे ज्यादा बार, अधिक बार, सबसे अधिक बार लगा यूपी में। सबसे अधिक बार किस में लगा, यूपी में लगा। सबसे अधिक बार किस में लग गया है, यूपी में लग गया। क्लियर होगी बात। तो ये मैंने आप लोगों को बताया 2 प्रकार के आपातकाल। कितने, 2 प्रकार के। स्लाइड नंबर 2 में आपके समक्ष लेके आता हूं, आप ध्यानपूर्वक तरीके से समझ लीजिए। स्लाइड नंबर 2 क्या कहता है, तीसरा वित्तीय आपात। कौन सा आपात बच्चों, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, आर्टिकल कितना भाई लोगों, 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात लगाया जाएगा। अनुच्छेद 300 या आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात लगाया जाएगा। कितने के अंतर्गत भाई, 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात लगाया जाएगा। अब 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात लगा दिया भाई, 360 के अंतर्गत लगाया, किन परिस्थितियों में जाएगा, जब भारत की अर्थव्यवस्था में लग के किसी क्षेत्र, आपसे पूछेगा सवाल, बताओ वित्तीय आपात क्या पूरे भारत में लगाया जाएगा, नहीं, वित्तीय आपात किसी विशेष क्षेत्र या पूरे भारत, दोनों पर लगाया जा सकता है। जब देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही हो तो सबसे पहले जो बड़े पदाधिकारी है, जब आपको अनुसूची नंबर 2 पढ़ा जाएगा वेतन एवं भत्ते, तो वहां जिन जिनको उसमें वेतन और भत्ते दिए जा रहे हो, सबसे पहले उनके वेतन और भत्ते क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर होगी बात बेटे। तो ये वित्तीय आपात भगवान की दुआ था आज तक भारत में नहीं लगाया गया, वो अलग बात है। अघोषित वित्तीय आपात अभी भी लगा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लाया जाएगा। यस डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चों, कहता है राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है। सवाल आया कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है। ध्यान देंगे, आंसर आपकी फाइल में लिखा ही होगा
कहता है 14 दिन के लिए रोक सकती है। कितने दिन के लिए? 14 दिन के। लेकिन मैं इस पे आप लोगों के साथ थोड़ा चर्चा करूंगा कि ये जो धन विधेयक है, ये धन विधेयक होता क्या है। बेसिकली 2 शब्द लिखे होंगे, कहीं कहीं आप पढ़ोगे, एक पढ़ोगे वित्त विधेयक, और दूसरा आप पढ़ोगे धन विधेयक। अब तक जो हम लोग पढ़ते आए थे, हम तो वित्त को भी वित्त ही मानना थे और धन को भी वित्त ही मानना थे, यानी कि वित्त को भी धन ही मानना थे और धन को भी वित्त ही मानना थे। दोनों एक ही बात हम लोगों को महसूस होती थी। लेकिन हमारे संविधान में इसकी परिभाषा बिल्कुल डिफरेंट दी है। इन दोनों शब्दों की परिभाषा क्या दी है? अलग दी है। यानी कि वित्त विधेयक क्या होता है और धन विधेयक क्या होता है, इन दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस बताए गए। इन दोनों के लिए क्या बताए गए हैं? अलग अलग विषय या अलग अलग प्रोसेस, प्रावधान बताए गए हैं। क्या प्रावधान बताए गए हैं? जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। ये भी 110 के अंतर्गत ही आता है लगभग, कह गया होगी बात, ठीक है। ये होते हैं कर संबंधी प्रस्ताव। मतलब कर संबंधी का मतलब किसी उस पर टैक्स बढ़ाना है, घटाना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, या किससे कैसे अर्न करना है। ये तो बात हुई आर्टिकल 110 वित्त विधेयक। क्लियर? अगर हम लोग बात करें धन विधेयक क्या हो, धन विधेयक जब किसी धन की तत्काल आवश्यकता हो, जब किसी धन की तत्काल आवश्यकता हो तो कौन सा विधेयक प्रस्तुत करेगी? धन विधेयक सरकार प्रस्तुत करेगी, और इसका जो प्रस्तुतिकरण होगा वो लोकसभा में होगा। कहां होगा? यानी कि आपसे कोई पूछे कोई धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाएगा, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। क्लियर? जब धन के तत्काल आवश्यकता हो तो सरकार लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत करेगी। दूसरा, इसका सेकंड जो बिंदु है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करती है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। दूसरी बात। तीसरी बात, यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति से कहां प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तीन भी बात समझ में आई भाई? कहां? कि लोकसभा में प्रस्तुत होगा, लोकसभा अध्यक्ष बताएगा ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तीसरी बात, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कहां प्रस्तुत होगा? लोकसभा में प्रस्तुत होगा। चौथी बात, अब मुद्दा आता है नेक्स्ट वन। जब यह लोकसभा में पारित हो जाएगा विधेयक, जब यह लोकसभा में विधेयक पारित हो जाएगा तो तब क्या होगा? इसको राज्यसभा को, किसको? राज्यसभा को, जो मूल सवाल है हमारा, राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर पारित करना होगा, अन्यथा यह स्वतः पारित मान लिया जाएगा। क्या होगा? अन्यथा यह स्वतः पारित मान लिया जाएगा, और स्वतः पारित मान लिया जाएगा 14 दिन के अंदर। अब फिर राज्यसभा में क्यों भेजते भाई इसको? भैया तो फिर भेजो ही क्यों जब उनकी बात चलती ही नहीं कुछ। लेकिन राज्यसभा इसमें कुछ करेक्शन का प्रस्ताव दे सकती है, सुधार का कोई प्रस्ताव दे सकती है राज्यसभा कि इसमें ये फलाना सुधार करा जाओ इस विधेयक में। अब यह लोकसभा में जाएगा, लोकसभा चाहे तो उन सुधार को कंक्लूड कर सकती है, चाहे तो ना करे, कोई फर्क पड़ने वाला इस बात का नहीं होता है। अगर लोकसभा ने इस बात को मान लिया तो ठीक, नहीं माना तो भी ठीक, और ये स्वतः क्या हो जाएंगे? पारित हो जाएंगे। क्लियर होगी बात बेटे? कोई डाउट रहा? नेक्स्ट वन क्वेश्चन लेकर आते। पारित मतलब क्या भाई? देखो ध्यान देना, 3 चीज चाहिए किसी भी विधेयक को पास होने के लिए। 3 चीजों की सहमति होनी चाहिए, राष्ट्रपति की, लोकसभा की और राज्यसभा की। राष्ट्रपति ने तो क्या कह रखी? पूर्व अनुमति दे रखी जी, पहले ही उन्होंने अनुमति दे रखी उस विधेयक को पारित करने की, या मैं कहूं प्रस्तुत करने की, तो राष्ट्रपति तो क्यों टाल कर देगा?
लोकसभा ने पारित करके कहां भेज दिया? राज्यसभा में। राज्यसभा ने क्या करा? चाहे तो अपने धुरे राख ले, चाहे कुछ ही कर ले, यू रुकने वाला है नहीं। 14 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। तो इसके बाद ये क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। बहुमत क्या होता है? जो सामान्य बहुमत होता है 50%। नहीं नहीं, 2/3 का कोई यूज नहीं होता इसमें। सामान्य का 50%। सामान्य जो पारित होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं विधेयक, ठीक है नहीं? पारित करने की कंडीशन इनकी 3 प्रकार की होती है, लेकिन ये तो साधारण विधेयक है। क्या है? साधारण विधेयक है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के बनते समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उनका नाम था, कौन था भाई बताओ बच्चों? BN राव, बेनेगल नरसिम्हन राव, BN राव। बेनेगल नरसिम्हन राव। नेक्स्ट वन, अगला सवाल, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? देखो ध्यान देना, 2 प्रकार के प्रधान होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के प्रधान होते हैं। एक होता है संवैधानिक प्रधान, और दूसरा होता है वास्तविक प्रधान। एक होता है संवैधानिक प्रधान और एक होता है वास्तविक प्रधान। क्लियर? अगर हम लोग संवैधानिक प्रधान की बात करें, किसकी बात करें? संवैधानिक प्रधान की बात करें, तो स्टेट पर अगर राज्य की बात करूं तो कौन होगा? राज्यपाल। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। और अगर देश की बात करी जाए तो देश में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है बच्चा लोग? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। संवैधानिक, संवैधानिक मतलब संविधान में ने किसे माना? अपना प्रधान। तो संविधान ने प्रधान जो माना है, किसको माना है? राष्ट्रपति को देश पे मानना और राज्य पे राज्यपाल को मानना। लेकिन ये अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते पूर्ण रूप से। ये अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते। अपनी सलाह के लिए राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री को नियुक्त। किसको नियुक्त करता है? राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को। क्लियर होगी बात? और राज्यपाल करता है भाई लोगों मुख्यमंत्री को। किसको नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री को, और राज्य में राज्यपाल करता है किसको? मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अगर आप बात करें वास्तविक प्रधान की, तो राज्य में होता है मुख्यमंत्री, और देश पे कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य में होता है मुख्यमंत्री और देश पे कौन होता है? प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री कौन होता है? आपसे सवाल पूछेगा मुख्यमंत्री होता है, तो ये होता है नियुक्त। क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है नियुक्त। नियुक्त और निर्वाचित दोनों बातों में फर्क जानते हो आप लोग? निर्वाचित क्या होता है? निर्वाचित होता है राष्ट्रपति। निर्वाचित कौन होता है? राष्ट्रपति। और नियुक्त कौन होता है? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। ध्यान से समझना इस बात को। हमें फीलिंग तो ये सवाल आता है एग्जाम में, बताइए भारत का प्रधानमंत्री होता है ए निर्वाचित, बी नियुक्त, सी निर्वाचित एवं नियुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, भारत का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों नियुक्त हो। किस रूप में हो? ये मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, ये राज्यपाल का मुख्य सलाहकार और ये राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। वो अलग है कि सारी पावर इन दोनों के पास ही है, वो अलग बात है कि सारी पावर इन दोनों के पास ही है। पर ये क्या होता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपनी सलाह के लिए नियुक्त करता है, और राज्यपाल अपनी सलाह के लिए किसको नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है।
क्लियर होगी बात? तो ये सारे के सारे ये जो है नियुक्त होते हैं, ना कि निर्वाचित। निर्वाचित होना तो इनकी क्या है, एक योग्यता है। निर्वाचित होना तो इनकी क्या है, एक योग्यता है। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग। यस डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया होगा, दिखाई देना शुरू हो गया होगा आप लोगों को। कहता है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। या एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला है? ध्यान देना, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी, तो हिमालय, ठीक है नहीं? अगर आपसे पूछ रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो एंडीज पर्वतमाला है। और ये किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। कौन से महाद्वीप में बच्चे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। यस डियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है एंडी, अच्छा मैं क्या बताया था, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में है और ये सबसे लंबी है। क्या है? सबसे लंबी। और मुख्य रूप से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और मुख्य रूप से किस देश में? दक्षिण अफ्रीका तो महाद्वीप बताया मैंने, लेकिन ये दक्षिण अमेरिका तो महाद्वीप बताया, लेकिन ये मुख्य रूप से किस देश में बहती है? बहती नहीं मतलब सॉरी है, तो उसका नाम है अर्जेंटीना। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, अर्जेंटीना की राजधानी का नाम बताओ। ब्यूनस ब्यूनस आयरिस। नेक्स्ट वन, अगला सवाल है भैया, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में मैं समझा रहा हूं, दोबारा से समझ ले। यह जो एकांकागुआ पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक? और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, लेकिन इसका मुख्य भाग अर्जेंटीना में है। इसका मुख्य भाग कहां है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना क्या है? देश है। यस बेटे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? हेलो, नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? यूरोप का रोगी। तो सवाल का उत्तर आता है टर्की। सवाल का उत्तर क्या आता है? यूरोप का रोगी कहा जाता है टर्की को। यूरोप सबसे सुंदर महाद्वीप है, लेकिन इसमें जो है टर्की क्या है? गरीब देश है, इसलिए इसको क्या कह दिया? यूरोप का रोगी कह दिया। बाकी सारे देश अमीर देश हैं और ये थोड़ा सा गरीब है, इसलिए यूरोप का रोगी कह दिया। बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा, सवाल आया, बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा किस राज्य में है? यस बेटे, कहता बुर्जिल और जोजिला दर्रा किस राज्य में? बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा। अब बताओ ये किस राज्य में बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर है, जेके। अब जम्मू कश्मीर में और भी 2-3 है, तो एक है बेनिहाल। कौन सा? बेनिहाल। इस बेनिहाल दर्रे के ऊपर एक सुरंग बना रखी, उस सुरंग का नाम क्या है बेटे? जोहार सुरंग। कौन सा है? जोहार सुरंग। जोहार टनल है जो कश्मीर को शेष राज्य से जोड़ती है। तो कौन सी है? जोहार सुनल टरंग है, टनल, जोहार सुरंग जिसको कहते हैं। तीसरा, इसी में एक पीर पंजाल। कौन सा है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला भी है और पीर पंजाल दर्रा भी है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला भी है और पीर पंजाल दर्रा भी है। वो भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही। नेक्स्ट वन,
अगला सवाल, वह भारतीय नगर कौन सा है जिसे हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है? हैदराबाद। देखो जुड़वा नगर की अगर सीरीज ले में, एक है हैदराबाद, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोचीन, और चौथा कौन सा एक और है मेरे याद नहीं आ रहा। खैर पहले हम लोग बात करें हैदराबाद। हैदराबाद किस राज्य में है, कौन बताएगा? आठाओ। गलत जवाब, तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी कौन है? हैदराबाद। और हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद। किसको कहा जाता है बच्चों? हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है सिकंदराबाद को। नहीं समझे? हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन? सिकंदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद को साइबराबाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबराबाद। ये साइबर कैफे, मतलब साइबर जो इंटरनेट है साइबर लेवल पे बहुत मजबूत तरीके से है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया? साइबराबाद भी कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को कौन अलग करता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को कौन अलग करता है? तो यहां एक है हुसैन सागर झील। कौन सी है बच्चे? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील है। यहां क्या है? हुसैन सागर झील है। हैदराबाद को सिकंदराबाद से कौन अलग करता है? हुसैन सागर झील अलग करती है। क्लियर? और ये किसकी राजधानी बता दी? तेलंगाना की। मुंबई, ठाणे। मुंबई कहां है? मुंबई किस राज्य में है? महाराष्ट्र। इसे टापुओं का नगर भी कहा जाता है। टापुओं का नगर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? टापुओं का नगर। महाराष्ट्र की क्या है? राजधानी है। भारत की आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी भी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है आर्थिक राजधानी। अच्छा, ऐसे ही चीन की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? चीन की आर्थिक राजधानी, चीन की राजधानी पीकिंग या बीजिंग जिसको बोलते हैं। यहां बात चले, चीन की आर्थिक राजधानी कौन सी है? शंघाई। चीन की आर्थिक राजधानी क्या है? शंघाई। क्लियर? इसे टापुओं का नगर भी कहा जाता है। इसी पर एक झील है, कौन सी? लोनार झील। कौन सी झील है? लोनार झील। और इस लोनार झील की क्वालिटी बताएगा कोई बच्चा? कृत्रिम नहीं है, यह ज्वालामुखी कृत है। यह ज्वालामुखी निर्मित है, यानी कि ज्वालामुखी के क्रेटर में बनी हुई है, गड्ढे में। ज्वालामुखी जब फटता है ना तो उसका लावा इधर भी जाता है इधर भी जाता है, लेकिन बीच में से क्या रह जाती है? खाली। तो उसमें खाली में जो पानी भर जाए उसको बोलते हैं क्या? ये कृत्रिम झील है, सॉरी ज्वालामुखी निर्मित झील है। क्लियर? क्रेटर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक। कोचीन, कोचीन क्या है? केरल। अच्छा, कोचीन का उपनाम क्या है? यस, इस कोचीन को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी। कोचीन को किस नाम से जाना जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। और इसका जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट वन। यस डियर बच्चों, तो क्या सिखा रहा था मैं? अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोचीन। अब यहां एक सवाल आया, एर्नाकुलम मतलब कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा लिखा मैंने? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम की विशेषता क्या है? सब भारत का पहला जिला जिसने 100% साक्षरता प्राप्त की थी। भारत का पहला जिला है जिसने 100% साक्षरता प्राप्त की थी। फिर तो बाद में तो और भी हो गए। केरल का है, और केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में? केरल में। और उसका एक जिला था एर्नाकुलम, और जिसने सबसे पहले 100% साक्षरता प्राप्त की थी। क्लियर हो गया होगा बात? नेक्स्ट वन सवाल कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय होता था व्यापार करना। कैसा करना? व्यापार करना। और इसी के साथ एक होती थी वैदिक सभ्यता। एक होती थी वैदिक सभ्यता।
इस वैदिक सभ्यता की क्या कहानी है? इसका मुख्य व्यवसाय होता था कृषि एवं पशुपालन। और आज वाणी को यही विराम देंगे। यहाँ से आगे हम लोग कल पुनः कंटिन्यू करेंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों को क्या कर लेनी है, लर्न कर लेनी है। धन्यवाद, थैंक यू।